बच्चों, आज पुनः आपके सामने मैं उपस्थित हूँ, लेकिन आज किसी कक्षा, किसी पाठ विषय से संबंधित कुछ मैं पढ़ाने नहीं जा रही। आज एक बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के सामने है। क्या? बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए। या बच्चे सोचते हैं कि बहुत ही सिर दर्द है और इसके कारण मानसिक तनाव में रहते हैं। किस तरह का क्वेश्चन होगा, कैसे बनाएंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी। तो इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आज उपस्थित हूँ आपके सामने, और हम लोग बारी बारी से विचार करेंगे सभी बिंदुओं पर। कहाँ पे किस तरह की समस्याएं आपके सामने आएंगी। कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पढ़ाई नहीं हो सकी पूर्ण रूप से, हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से हमने पढ़ाई किया। अब इस स्थिति में परीक्षा का कैसे सामना किया जाए, इन सभी समस्याओं को समझने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए आपके साथ आज मैं कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। अर्थात उसके लिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे आज कि आप किस तरह से कम समय में परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ अब आपको चिंता नहीं करनी है, मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आप तनाव में जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग विचार करते हैं अपने बिहार बोर्ड के परीक्षा के प्रश्न के प्रारूप के विषय में, कि वो किस तरह के प्रश्न होते हैं, किस सेक्शन से कौन से प्रश्न होते हैं, कितने अंक के होते हैं। इन सभी का बृहत रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे और आप सभी को इससे बहुत ही लाभ होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और एक अपील मैं करना चाहूँगी अभिभावकों से कि वो इस क्रूशियल पीरियड में, बच्चों के लिए क्रूशियल पीरियड ही है, इसमें आप अपना सहयोग, पूर्ण सहयोग बच्चे को अवश्य दें। उनकी पढ़ाई में आपकी सहभागिता अवश्य ही हो। आपके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है अभी उन्हें, इसलिए उन्हें बिल्कुल मानसिक रूप से एकदम उनको बूस्टअप करते रहिए कि आप अच्छा करेंगे, आप परीक्षा को अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं हमारे प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा। विषय तो पता है ना, संस्कृत। तो चलिए देखते हैं संस्कृत के प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रश्न पत्र का प्रारूप अभी हम लोग देखने वाले हैं, और विषय हमारा है संस्कृत। प्रश्न पत्र का प्रारूप। यह प्रश्न पत्र जो होता है वो 2 खंडों में विभक्त होता है, खंड अ और खंड ब। खंड अ और ब दोनों ही मिलाकर पूर्णांक कितने के होते हैं? 100 के। 100 से अधिक के नहीं होंगे, क्योंकि आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि इस बार तो प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, तो पूर्णांक भी बढ़ गए क्या? तो उत्तर हमारा क्या होगा? नहीं, पूर्णांक हमारे पूर्व निर्धारित ही हैं। तो अंकों का विभाजन कुछ इस प्रकार से किया गया है, जिसमें प्रश्नों के प्रकार हैं। प्रश्नों के प्रकार कौन से हैं? वस्तुनिष्ठ, जो हमने ऑब्जेक्टिव बोला, तो उसकी संख्या इस बार रहेगी 100। पहले रहा करती थी 50, लेकिन इस बार 100। क्यों? क्योंकि इस कोविड-19 ने ये हमें वरदान दे दिया है आपकी सहूलियत के लिए, समझे। और उत्तर देना है आपको मात्र 50 के। तो आपको केवल ये नहीं करना है कि पहले ही 50 के उत्तर आपने अटेम्प्ट किए, जिसमें आपको आए नहीं आए, कंफ्यूजन में कहीं गलत उत्तर को ना आपने टिक मार्क कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल धैर्यपूर्वक आपको पढ़ना है। जो प्रश्न आए उन्हें पहले आप पूरे आश्वस्त होकर तब उनके उत्तर को टिक करें और फिर OMR शीट में उसको कलर करें। और पूरे 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको 50 बनाने हैं और पूर्णांक उसके कितने हो गए? 50। अर्थात एक एक प्रश्न का अंक कितना होगा? 1 होगा। 50 प्रश्नों के लिए 50 अंक। और उसके बाद खंड ब जो है उसमें भी 50 अंक के प्रश्न होते हैं, जो कि हमारे विषयनिष्ठ होते हैं। विषयनिष्ठ अर्थात इसमें विषय से संबंधित भी होंगे और आपके अनसीन सेक्शन, अर्थात जो आपने पढ़े नहीं हैं, जो आपके पुस्तक से नहीं हैं, पुस्तक से बाहर, अर्थात व्याकरण से संबंधित होंगे ये। तो उसमें आगे अपठित गद्यांश, जिसमें आपको 4 प्रश्न होंगे। इसमें भी 2 सेक्शन बटा हुआ है, अ और ब।
दोनों में अथवा करके गद्यांश आते हैं। पहले अ गद्यांश का एक अथवा दिया रहेगा तो 2 हुए वहाँ, और फिर दूसरा गद्यांश है हमारा ब, उसमें भी एक अथवा, तो पूरे हो गए 4। 4 में से हमें बनाने कितने हैं? 2, और उसके लिए पूर्णांक निर्धारित है, 13 अंक हैं उसके लिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़े हम तो पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको 4 प्रश्न होते हैं, 2 औपचारिक होते हैं, 2 अनौपचारिक होते हैं। तो आपको चाहिए कि दोनों ही पत्र से आपको एक एक पत्र अवश्य लिखना चाहिए। एक और औपचारिक लिख दिया, एक अनौपचारिक लिख दिया। तो 4 में से आपको करने कितने हैं? मात्र 2 करने हैं, बहुत आसान है। और इसके लिए पूर्णांक निर्धारित है आपके 8। 8 अंक आपको 2 पत्र के लिए प्राप्त होंगे। उसके आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जहां आपके पास प्रश्नों की संख्या होती है 5, लेकिन करना कितना है? मात्र 1। तो आपके पास कितने ऑप्शंस हो गए? 5 में 1 करना है। अर्थात आप किसी भी विषय से संबंधित, ये अनुच्छेद जो होते हैं वो या तो सामाजिक समस्या से संबंधित होते हैं, आपके प्रिय पुस्तक, प्रिय खेल, प्रिय मित्र, प्रिय नेता इत्यादि से संबंधित होते हैं, या फिर किसी धार्मिक पुस्तक से संबंधित होते हैं, वो महाभारत या रामायण इससे संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार के अनुच्छेद के लिए आपको 5 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको 1 लिखना होता है, और इसके लिए पूर्णांक होते हैं पूरे 7। आगे बढ़ें तो संस्कृतानुवाद, अर्थात संस्कृत में अनुवाद करना होता है, जिसका संबंध आपको कारक से होता है। कारक का आपने अगर बृहत रूप में ज्ञान प्राप्त कर रखा है, अब तो बस जो आपने पूर्व में पढ़ा है उसी के सहारे आगे बढ़ना है, बस अभ्यास करते रहना है। तो ये अनुवाद आपके होते हैं, इसमें प्रश्नों की संख्या होती है 12, और आपको करने कितने हैं? मात्र 6। ये तो 50% डिस्काउंट की बात हो गई है ना बच्चों। तो इस 12 में से 6 को करना है, ये तो बहुत ही आसान होगा। तो जो 6 आपको अच्छे से आते होंगे उनको आप धड़ल्ले से एकदम धारा प्रवाह, कर्ता और क्रिया का समन्वय बिठा के और बना डालेंगे। जब कर्ता और क्रिया का उचित समन्वय होता है ना बच्चों, तो आपको पूरे अंक दिए जाते हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे, और इसके लिए भी अंक आपके निर्धारित हैं। कितने? 6 अंक हैं इसके लिए। अब इसके आगे सबसे अंतिम जो हमारा खंड है वो है लघुत्तरीय प्रश्नों का। इसके लिए तो आपने पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर रखा है, मैंने दिया है ना ज्ञान आपको। तो इससे आते हैं आपके प्रश्न, 16 प्रश्न आते हैं। 16 में आपको उत्तर कितने के देने हैं? 8 के उत्तर देने हैं। ये भी डिस्काउंट में चल रहा है, 50% डिस्काउंट है ये भी। और लेकिन इसके लिए अंकों का निर्धारण कितना है? पूर्णांक है इसके 16, अर्थात एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न का प्रारूप देखा। अब आगे इसके एक एक बिंदु को लेकर बढ़ते हैं, और आपको सारी बातों की जानकारी आपको दी जाएगी अभी। तो अब बात करते हैं, ये तो प्रश्न पत्र का प्रारूप बताया मैंने, अब बात करते हैं उससे संबंधित कुछ निर्देशों का आपको अनुपालन करना होता है, जिसमें सबसे पहला नंबर है आपको उत्तर अपने ही शब्द में देने हैं, या फिर यथा निर्दिष्ट। अगर कहीं संस्कृत में उत्तर देने को कहा जा रहा है तो वहाँ आप संस्कृत भाषा का अनुपालन करेंगे, और जहाँ आपको अपने शब्द अर्थात हिंदी में देना है तो वहाँ हिंदी का अनुसरण करेंगे। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अब, तो ये हमने प्रश्न पत्र को 2 खंडों में तो बटा होता है, इसकी जानकारी ले ली। अब दोनों खंडों को अलग अलग देखते हैं कि खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो चलिए इसके विषय में भी जानकारी लेते हैं। अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिसके लिए निर्धारित अंक 50 हैं। तो इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं ये जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए, और इसकी जानकारी आपको पूर्ण रूप से रखनी होगी, क्योंकि इस बार आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं बच्चों कि इस बार आपको प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है। क्यों? आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि इसमें आपको 100 प्रश्न तो दिए रहेंगे, लेकिन आपको करने मात्र 50 ही हैं। लेकिन वो 100 प्रश्न कहाँ से होंगे ये अभी हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे उनकी संख्या रहेगी पाठ्यपुस्तक से 50 और व्याकरण से 50। अर्थात पहले ये चीज़ें ना 25-25 हुआ करती थी, और उसके बाद फिर 30-30 हुई, और इस बार 50-50 की संख्या बढ़ा दी गई,
और आपको उत्तर बस उतने ही के देने हैं। पहले भी 25, आज भी 25, पूरे दोनों मिलाकर हमें 50 के ही उत्तर देने थे। तो और इसके लिए अंक निर्धारित हैं, 50 अंक हैं। पाठ्यपुस्तक से 25 और व्याकरण से 25 अंक आपको मिल गए पूरे 50। प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 100। तो इस बार आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि जितने प्रश्न हैं उतनी ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन इस कन्फ्यूज़न को हमें अपने से दूर रखना है। कैसे? तो आपको परीक्षा की अवधि निर्धारित है 3 घंटे 15 मिनट। वो 15 अतिरिक्त जो दिए गए हैं 15 मिनट, वो किस लिए दिए गए हैं? ताकि आप प्रश्न पत्र को बहुत ही धैर्यपूर्वक 1 से 2 बार अवश्य पढ़ें। जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनका हल आप तुरंत निकाल लेंगे, और आपको जो OMR शीट अर्थात उत्तर पत्रक दिया जाता है, ये 100 अंक वाले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इसके लिए आपको उत्तर पत्रक दिया जाता है, जिसके लिए समय निर्धारित है 1 घंटे 15 मिनट। तो 15 मिनट तो आपके प्रश्न पत्र को पढ़ने में ही चला जाता है। अब आपके समय का समायोजन कुछ इस तरह से आपको करना होगा कि 1 घंटे में आपको पूरे 50 उत्तर देने हैं, 50 प्रश्नों को आपको हल करना है। तो आप किस तरह करेंगे? तो सरसरी नज़र से पूरे प्रश्नों को 1 बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, और मन को शांत करके, चित्त को एकदम शांत करके, आपको जो एकदम कन्फर्म हैं वो सारे क्वेश्चंस ध्यान रखना है कि पाठ्यपुस्तक के भी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और व्याकरण के भी। ऐसा नहीं कि केवल व्याकरण के ही प्रश्नों को हल कर दिया, आपको दोनों का ही ख्याल रखना है। और फिर शांत मन से प्रश्नों का हल करेंगे और OMR शीट पर उसको बॉल को काला करेंगे। ठीक है? तो पाठ्यपुस्तक से तो 25 प्रश्न रहेंगे ही, और इस बार तो 50 रहेंगे जिसमें आपको 25 के उत्तर देने हैं। व्याकरण से भी 50 प्रश्न रहेंगे, उत्तर आपको 25 के ही देने हैं। अब व्याकरण से कौन कौन से खंड से आपके प्रश्न होते हैं, इसकी चर्चा पहले करते हैं हम। पाठ तो हमारे पास पुस्तक में है, जितने पाठ हैं उन सभी को पढ़ना तो है ही, सभी की जानकारी रखना है। तो लेकिन व्याकरण के लिए चिंतित रहते हैं बच्चे कि आखिर कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो चिंता की आवश्यकता तो है ही नहीं, आपके सिलेबस में भी आपको निर्देशित किया हुआ है कि आपको कौन कौन से व्याकरण के कौन कौन से खंड को पढ़ना है। तो वहाँ से अब यहाँ ध्यान देंगे, तो यहाँ पे आपको संधि से आपके पहले 4 होते थे, जो कि इस बार इसको डबल कर दिया गया। तो ये अब ये कितने के हो जाएंगे? 8 के, लेकिन उत्तर आपको 4 के ही देने हैं। समास से भी एकदम वैसे ही 8 के हो जाएंगे और उत्तर आपको 4 के ही देने हैं। फिर कारक से भी 8 प्रश्न रहेंगे। शब्द रूप भी आपके 8 रहेंगे। धातु रूपों में कभी कभी उतार चढ़ाव होता है, कभी ये 2 नंबर के भी आते हैं, कभी 3 नंबर के भी आते हैं, तो वो भी अपने डबल रूप में 2 गुने हो जाएंगे। उपसर्ग ये 2 नंबर के ही आते हैं, तो ये भी अपने 2 गुने हो जाएंगे। और प्रत्यय, इनकी भी संख्या निर्धारित नहीं है, क्योंकि इसमें तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, इनसे संबंधित प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको उत्तर निर्धारित हैं कि उत्तर कितने के देने हैं। तो संधि के भी 4 के उत्तर, समास के भी और कारक के भी, इन सभी के कारक, शब्द रूप से भी आते हैं प्रश्न, इनके भी 4 ही उत्तर देने अनिवार्य हैं। और इस तरह से इन सभी का आपको निर्धारित किया गया है कि किन के कितने उत्तर देने हैं आपको। तो जितने निर्धारित हैं उतने उत्तर तो आपको अवश्य ही देने हैं, ताकि आप अंक को प्राप्त कर सकें। सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों समय का समायोजन, सबसे ध्यान देने योग्य चीज़ है ये। अगर आपने वो कर लिया ना, तो आपके उत्तर कहीं से भी छूटेंगे नहीं, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और आपको जैसा पता है कि OMR शीट जो दिया जाता है वो 1 घंटे और 15 मिनट बाद वो आपसे ले लिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो 3 घंटे 15 मिनट बाद आपसे एकत्र किया जाएगा, नहीं, वो 1 घंटे 15 मिनट में वो ले लिया जाता है। इसलिए उस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बहुत ही धैर्यपूर्वक उसको हल करना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम विषयनिष्ठ की ओर। तो खंड अ के प्रश्नों के प्रकारों की बात तो हमने कर ली। क्या इसको आपने अच्छे से समझा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें कुछ था ही नहीं,
इसमें 25 जो कि पहले आया करते थे, अब इस बार 50 प्रश्न होंगे पाठ्य पुस्तक से वस्तुनिष्ठ, और 50 आपके हो जाएंगे व्याकरण खंड से, जिसमें मैंने आपको संधि समास, कारक, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग और प्रत्यय की बात बताई। तो इन सभी के प्रश्नों की संख्या भी बताई, पूर्व की बताई, और अब क्या होंगे, वो 2 गुने हो जाएंगे। तो पूरे 50 प्रश्न व्याकरण खंड से होंगे, लेकिन आपको करने कितने होंगे, 100 में से मात्र 50 के ही करने हैं। तो 50 के उत्तर करना तो बहुत ही आसान है, और 1 घंटे 15 मिनट का समय भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने समय का समायोजन कर लिया तो 30 मिनट में आप अच्छे से कर लेंगे। लेकिन वहाँ बस ध्यान देना है किस बात की, तो आपको शीघ्रता नहीं दिखानी है, शीघ्रता बिल्कुल ही नहीं करनी है। जहाँ आपने शीघ्रता दिखाया कि आपके OMR में उसका प्रभाव दिखेगा। आपको धैर्यपूर्वक जिस प्रश्न का उत्तर आता है उसे आप वहाँ पे अंकित कर लें कि इसका हमें बिल्कुल कंफर्म आता है, और उसके बाद उसे रंग लें। अब आगे बढ़ते हैं खंड ब की ओर। खंड ब, इसमें विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे। विषयनिष्ठ कहने का तात्पर्य, इसमें बहुत से प्रकार हैं, जिसमें आपको अपठित गद्यांश पहले नंबर पे है। तो क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस खंड के प्रश्न के प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सी गूढ़ बातें हैं जो आपको बताई जा रही हैं, जिससे आप कम समय में अधिक से अधिक अंक को प्राप्त कर सकते हैं। आप बार बार एक ही बात पे आपको जोर दिया जा रहा है कि आपको शीघ्रता कहीं नहीं दिखानी है, शीघ्रता बिल्कुल नहीं दिखानी है। धैर्यपूर्वक मन को शांत रख के, मानसिक तनाव से बिल्कुल नहीं गुजरना है, आपको प्रसन्न चित्त रहकर परीक्षा को देना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खंड ब अर्थात विषयनिष्ठ की। विषयनिष्ठ प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न होते हैं, 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें पहला जो प्रकार है वह है अपठित गद्यांश। इस खंड में आपको गद्यांश दिए होते हैं जो कि आपके द्वारा कहीं से पठित नहीं होता है। इसका जैसा कि शीर्षक ही है अपठित गद्यांश, अर्थात ये आपके द्वारा कहीं भी पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में अनसीन पैराग्राफ कहते हैं। अनसीन होता है, वो आपकी नज़रों से कहीं गुजरा नहीं होता है, बस उस टाइप के आपने कहीं से अभ्यास किए होते हैं। तो उसी पे आधारित यह खंड है, जिसमें अपठित गद्यांश हैं। इसमें भी आपको 3 तरह के प्रश्न होते हैं। एक गद्यांश में 3 तरह के प्रश्न होते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो होता है एक पद में उत्तर देने वाले। 2 प्रश्न होते हैं, इससे उत्तर आपको दोनों के ही देने हैं, और दोनों के लिए अंक निर्धारित है, 1-1 अंक 2 प्रश्नों के लिए, तो हो गए 2 अंक। और उसके बाद दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है पूर्ण वाक्य में उत्तर देने का। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 2 होती है, और उसके लिए आपको अंक निर्धारित हैं 2 अंक दोनों प्रश्न के लिए, अर्थात 2-2 4 अंक हो गए, और 4 और 2 पहले का 6 अंक हो गए। और तीसरा जो इसमें टाइप होता है वो होता है आपको समुचित शीर्षक देना होता है तीसरे प्रश्न में, तो उसके लिए आपको अंक निर्धारित है 1। तो कितने हो गए कुल हो गए ना इसमें 7 अंक। एक गद्यांश के लिए आपको 7 अंक मिलते हैं। अब एक गद्यांश के साथ उसके साथ आपका अथवा में भी एक गद्यांश होता है, अर्थात अगर आपसे पहला गद्यांश नहीं बन रहा है तो उसका अथवा बना लें, और अगर दोनों में से ही कोई नहीं बन रहा है तब तो भाई वहाँ गड़बड़ी है, तब तो आपके 7 अंक नहीं मिलेंगे। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि नहीं, दोनों में से किसी एक को अवश्य बना लें। और इसके बाद दूसरा गद्यांश होता है ब, खंड ब, जिसमें आपको इसमें भी गद्यांश दिया होता है, अपठित होता है वो भी। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, पहले में 3 प्रकार के और इसमें 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें पहला होता है एक पद में उत्तर देने वाले 2 प्रश्न 2 अंकों के, और दूसरा प्रश्न होता है पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न 4 अंकों के। तो हो गए ये दूसरा गद्यांश 6 अंकों का। तो ये अपठित गद्यांश जो है, जो मैंने पूर्व में भी बताया, प्रश्न का प्रारूप दिखाया कि गद्यांश 13 अंकों के होते हैं। तो पहला गद्यांश 7 अंकों का और दूसरा गद्यांश 6 अंकों का, 7 और 6 13 हो गए। इसमें आपको शीर्षक नहीं देना होता है। तो आप, और इसके साथ भी अथवा के लिए एक प्रश्न होता है, वो भी अपठित गद्यांश ही होता है। तो 2 में से कोई एक करना है।
तो इसमें बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 गद्यांश में से एक ही करके वो चले आते हैं। जैसा कि मैंने विगत परीक्षा में भी देखा, मूल्यांकन के क्रम में, कि बच्चों ने एक ही गद्यांश का उत्तर किया, बाकी को शेष छोड़ दिया, अवशिष्ट ही रह गया वो, तो उनके नंबर वहाँ पे कट गए। तो इसका तो नुकसान हुआ ना। आपको बच्चों सामान्य निर्देश अवश्य पढ़ने चाहिए। प्रश्न के साथ जो निर्देश होते हैं वो आपके हित में होते हैं। आप उनको अनदेखा कर बैठते हैं तो उससे हानि किसको होती है? परीक्षक को नहीं, छात्र को होती है उससे परेशानी। इसलिए आप इन बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आपको अपठित गद्यांश अ के बाद अ के अथवा में भी एक गद्यांश होता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। पुनः दूसरा खंड है ब, गद्यांश उसमें भी 2 होते हैं अथवा में, तो दोनों में से कोई एक, अर्थात 2 गद्यांश तो आपको करने ही होते हैं, तभी तो आप 7 और 6 13 अंक प्राप्त कर पाते हैं। और ये तो हुई अपठित गद्यांश की बात। 13 अंकों के लिए हमने ये सीख लिया। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं विषयनिष्ठ खंड की, अर्थात खंड ब की बात हो रही है, जिसमें पहला हमने देखा अपठित गद्यांश। इसमें दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है संस्कृते पत्र लेखनम। संस्कृत में आपको पत्र लिखना होता है। ये तो बहुत ही समस्यात्मक है ना? लेकिन आपको ये समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने ज्ञान प्राप्त कर रखा है, क्रिया, कर्ता और क्रिया का समन्वय का सीख रखा है आपने। तो संस्कृत में पत्र लिखना कोई बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। जैसे आप हिंदी में लिखा करते हैं, बस सारी चीज़ें वही होती हैं, उसको संस्कृत रूप में उसको रूपांतरित कर दिया जाता है। तो इससे आप डरे नहीं, बल्कि शांत चित्त होकर शब्दों को देखें और उनका संस्कृत रूपांतरण करते जाएं। इस पत्र लेखन के खंड में इसमें भी 4 पत्र होते हैं, जिसमें 2 औपचारिक और 2 अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्रों में आपको प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना होता है, जिसमें अवकाश से छुट्टी की चर्चा करनी होती है, या फिर आप रोगग्रस्त हैं उसके लिए अवकाश लेने की चर्चा होती है, या फिर आपके भाई की शादी में सम्मिलित होना है उसकी चर्चा करनी होती है। तो ये इस प्रकार के पत्र आते हैं। और अनौपचारिक में आपको पिताजी को पत्र लिखना होता है, उनसे पैसे की मांग करने की बात कही होती है, या फिर कहीं भ्रमण के लिए जाना है तो उसके लिए पैसे की मांग करनी है, या फिर अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए आपको पिताजी को एक पत्र लिखना होता है, या फिर आपकी पढ़ाई किस तरह से आप कर रहे हैं इसको बताते हुए आपको पत्र लिखना होता है। तो दोनों प्रकार के पत्र आते हैं इसमें, औपचारिक और अनौपचारिक, और दोनों की संख्या 2-2 अर्थात 4 पत्र होते हैं, जिसमें आपको करना केवल 2 ही होता है। तो ये खंड भी बहुत आसान है, बस ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी पत्र को लिखने के लिए आपको कहीं से भी तनाव में नहीं रहना है। शब्दों का समायोजन, उचित कर्ता और क्रिया, बस यही चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। फॉर्मेट आपके पास होता है, जैसे आप हिंदी के पत्र लिखते हैं वैसे ही संस्कृत के पत्र होते हैं। तो आपको इसका निरंतर अभ्यास करना है। आपके पास व्याकरण की पुस्तक होगी, उससे आप निरंतर इसका अभ्यास कीजिए। जो मैंने विषय बता दिए कि अवकाश हेतु या फिर और भी अन्य विषय मैंने अभी बताया आपको, इन सभी से संबंधित पत्रों का आप निरंतर अभ्यास करें। और एक पत्र के लिए आपको पूरे 4 अंक मिलते हैं। तो 2 पत्रों के लिए कितने अंक हो गए? बिल्कुल, कितने अंक हो गए? 8 अंक हो गए, 8। तो 8 अंकों के लिए आप इतनी कोशिश तो ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इससे आगे जब बढ़ते हैं तो हम बढ़ते हैं संस्कृत में अनुच्छेद लेखन। यह भी एक समस्यात्मक खंड हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपने व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो ये भी अब आपके लिए समस्यात्मक नहीं हो सकता। संस्कृत अनुच्छेद में, इसमें 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना होता है संस्कृत में। इसका बहुत ही साधारण सा उपाय है, जो विषय प्रदत्त है उस पे हमें हिंदी में विचार कर लेना है और उसको कर्ता क्रिया का समायोजन और कारक की सहायता से बस लिख डालें। 7 वाक्य ही तो लिखने हैं, बहुत ज़्यादा तो लिखना नहीं है। तो है ना आसान? बस आपको जटिलताओं से बचना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको पर्यावरण पे दे दिया तो पर्यावरण से संबंधित आप खूब लंबा चौड़ा लाइन लिख दिए। नहीं,
पर्यावरण हम लोगों के लिए आवश्यक है। एक लाइन ये हो गया। छोटे छोटे वाक्य लिखें, ज़्यादा लंबे वाक्य, बड़े वाक्य ना बनाएं। छोटे छोटे वाक्यों से आप अनुच्छेद बहुत आसानी से लिख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, इसे अवश्य ध्यान देंगे आप। और आपके पास अनुच्छेद के लिए 5 विषय होते हैं जिसमें आपको किसी पर्व से संबंधित होते हैं, उसके बाद कोई सामाजिक समस्या से संबंधित होता है, या फिर आपकी पसंद से संबंधित होता है, या फिर आपको अनुशासन इत्यादि, पर्यावरण इत्यादि से संबंधित होता है। तो इस तरह के विषय वाले अनुच्छेद होते हैं जो कि हमेशा से चले आ रहे हैं। आप व्याकरण की पुस्तक को देखेंगे या पूर्व के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो सभी में आपको दिखेगा कि किस किस विषय से कितने अनुच्छेद आ सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, सामान्य होते हैं। किसी पर्व, कोई भी पर्व हो सकता है, वो सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, कुछ भी हो सकता है, रक्षाबंधन, कुछ भी पर्व हो सकता है। तो आप बस छोटे छोटे वाक्यों को बनाकर अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो इस अनुच्छेद को आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और मात्र 7 वाक्य तो लिखने हैं। मैंने जैसे बताया, बहुत लंबे वाक्य नहीं बनाने हैं आपको, छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं और 7 वाक्य पूरे कर लेने हैं और 7 अंक आपको प्राप्त कर लेने हैं। तो आपके पास अंकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब आपका रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया होने वाला है। और बढ़ते हैं इसके आगे फिर हम लोग संस्कृत अनुवाद की ओर। तो खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्नों के अगले प्रकार में हम लोग बढ़ चले हैं और अगला प्रकार हमारा होता है संस्कृत अनुवाद। संस्कृत में आपको अनुवाद करना होता है। ये पहले बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब जो मैंने ज्ञान दिया उससे तो ये बहुत ही सरल हो गया। और इसमें आपके प्रश्नों की संख्या होती है कुल 12, लेकिन आपको करने कितने हैं? मात्र 6। अर्थात 12 में से किसी 6 को जो आपको अच्छे से आता है उसे आप आसानी से सुंदर सुंदर लिखावट में कर डालिए, तो आपके पूरे 6 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। 6 अनुवाद के लिए 6 अंक। तो इसमें तो आपको कहीं कोई मुश्किल आएगी ही नहीं। कर्ता और क्रिया का समन्वय सही होना चाहिए, आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। पूरे एकदम आश्वस्त हो जाइए आप कि कर्ता और क्रिया का अगर आपने सही समन्वय किया तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे, निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। और ये जो अनुवाद होते हैं वो कारक आधारित होते हैं। कारक का ज्ञान तो आपको है। कारक कितने हैं? कुल कारक कितने हैं? 6 हैं। लेकिन अनुवाद के दृष्टिकोण से हम लोग कितने कारक पढ़ते हैं? 8 पढ़ते हैं। और सभी के चिन्ह और विभक्तियों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ये अनुवाद बहुत ही आसान है। कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति है, कर्म कारक के लिए द्वितीय विभक्ति, करण के लिए तृतीया, और संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान के लिए पंचमी, और संबंध के लिए षष्ठी, अधिकरण के लिए सप्तमी, और संबोधन के लिए तो प्रथमा है ही। तो ये चीज़ें और इनके चिन्हों के साथ अगर याद रखते हैं तो अनुवाद तो बहुत ही सरल है। तो ये भी हमारा पूर्ण हो जाएगा और हमें 6 अंक मिल जाएंगे। और इसके आगे हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम जो हमारा प्रकार है वो होता है लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न आपको दिए जाते हैं, वो आपके पाठ्य पुस्तक से होते हैं। अब पाठ्य पुस्तक में तो बहुत सारे पाठ हैं। प्रथम भाग में आपके 14 पाठ हैं, पुनः द्रुत पाठ में आपके 25 पाठ हैं। तो क्या सभी से प्रश्न होते हैं? यह विचारणीय प्रश्न है। तो इसका भी समाधान मैं आपको बताऊंगी अभी। ये लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो उसकी संख्या होती है 16, जिसमें आपको उत्तर करने होते हैं कितने के? मात्र 8 के। लघुत्तरीय प्रश्न है तो इनके शब्द सीमा भी निर्धारित हैं। आपको बस 1 से 2 वाक्य में उनके उत्तर लिखने होते हैं। बच्चे क्या करते हैं? 3-3 पेज के उत्तर लिख डालते हैं अनावश्यक। जो प्रश्न में पूछा जाए बस शब्द सह उतना ही उत्तर देना चाहिए, उससे आपके समय की बर्बादी नहीं होगी। इसलिए इनका ख्याल अवश्य रखेंगे आप। लघुत्तरीय हैं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 वाक्य में भी चले जाएंगे। अगर आपका उत्तर 1 से 2 वाक्य में पूर्ण नहीं होता है तो आप तीसरे वाक्य में भी जा सकते हैं। तो एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलते हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी थी? कुल प्रश्नों की संख्या थी 16, लेकिन हमें करना कितना है? मात्र 8।
और एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो कितने अंक हो गए हमारे? 8 प्रश्नों के लिए कितने अंक हो गए? 16 अंक। बहुत अच्छे। 16 अंक हमारे पास खुद ब खुद चल के आएंगे। कैसे आएंगे? हमने सभी पाठों को जो पढ़ा है, सभी पाठों को हमने पढ़ा है, सभी पाठ हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। पहला पाठ मंगलम, दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। तो पटना से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो हमारे पाटलिपुत्र वैभवम में है। उसमें हमने पढ़ा है कि पाटलिपुत्र में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, ये इसका धार्मिक महत्व क्यों है, क्योंकि यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरुद्वारा जिसे आप कहते हैं वो सिखों के गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थल है, जिसके कारण इसका धार्मिक महत्व है। और उससे आगे बढ़ते हैं अलस कथा। तो उसमें मंत्री जो हैं, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर किस तरह आलसियों की मदद किया करते थे और दान दिया करते थे, वस्त्र अन्न सभी का दान किया करते थे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके इस लघुतरीय प्रश्न में आते हैं। उससे आगे फिर संस्कृत साहित्य लेखिका है, पाठ हैं। उसके आगे भारत महिमा है। उससे फिर आगे बढ़े तो भारतीय संस्कार है, जिसमें संस्कारों के विषय में बताया जाता है। आपके इस पाठ से भी प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको प्रश्न का प्रकार कुछ इस तरह से होता है, भारतीय संस्कारों का परिचय दें। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। तो 16 प्रश्न वो कहाँ से होंगे, किस पाठ से होंगे, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पाठ होते हैं जिससे आपके ये लघुतरीय प्रश्न बनते हैं। तो क्या महत्वपूर्ण पाठों को जानने के बाद अन्य पाठों को नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अन्य पाठों को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन पाठों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किए जाते हैं। तो आपको पढ़ना सारे पाठ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं बात कर रही थी कुछ महत्वपूर्ण पाठों की, जिसके बारे में अभी मैंने बताया कि लघुतरीय प्रश्न जो होते हैं वो किन पाठों से सामान्यतया तैयार किए जाते हैं, वो महत्वपूर्ण पाठ कौन कौन से हो सकते हैं। तो मेरे द्वारा ये पाठ आपको बताए जा रहे हैं, आप इनको ध्यान से, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे इन पाठों को। चलिए देखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पाठ कौन कौन से हैं? पीयूषम द्वितीय भाग से लिया है, और इसका फिर एक और अवशिष्ट पुस्तक है, अवशिष्ट नहीं उसे कहेंगे, द्रुत पाठ के लिए है पुस्तक, उसमें भी 25 पाठ हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ महत्वपूर्ण पाठों में मैंने रखा है पाटलिपुत्र वैभवम को, जिससे कि प्रश्न कैसे प्रश्न आते हैं, पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, पटना सिख संप्रदाय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, या पटना का धार्मिक महत्व बताएं। इस तरह के प्रश्न आते हैं। और उसके आगे बढ़ें तो दूसरा पाठ मैंने लिया है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें महिलाओं के, संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान की चर्चा से संबंधित प्रश्न होते हैं, या फिर आपको इससे संबंधित अथर्ववेद इत्यादि सब में बताया जाता है कि ऋषिकाओं की संख्या वगैरह से संबंधित अथर्ववेद, ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, इन सभी से संबंधित प्रश्न आपके हो सकते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो भारत महिमा, भारत की धरती कैसी है, हाँ उसके महिमा क्या है, भारत की महिमा का गुणगान किया गया है, यहाँ देवता क्यों यहाँ बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो इन सभी से संबंधित प्रश्न आपके हो सकते हैं इस पाठ से। उसके आगे मैंने लिया है भारतीय संस्काराः पाठ को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको प्रश्न आ सकते हैं कि भारत के 16 संस्कारों का परिचय दें। इन 16 संस्कारों में कौन कौन से संस्कार हैं, इनसे संबंधित आपके प्रश्न हो सकते हैं। शिक्षा संस्कार कितने हैं, या फिर शैशव संस्कार कितने हैं, या फिर जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं, इन सभी से संबंधित प्रश्न आपके हो सकते हैं इस पाठ से। उसके आगे मैंने लिया है स्वामी दयानंद पाठ, जिसमें आपको इस प्रश्न हो सकते हैं कि स्वामी दयानंद के मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे जागृत हो गई, तो उस घटना का आपको वर्णन करना होगा। उसके आगे बढ़े तो अगला पाठ मैंने लिया है मंदाकिनी वर्णन को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें किस प्रकार से राम जी ने सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी का वर्णन किया है,
और किन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, इसकी चर्चा से संबंधित, इससे संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। अगला पाठ है कर्णस्य दानवीरता, जिसमें आपको इंद्र के चारित्रिक गुणों का वर्णन करने से संबंधित प्रश्न हो सकता है। उससे आगे हमने लिया है विश्व शांति पाठ को। तो हर एक पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने इतने को अधिक महत्व दिया है कि इन पाठों को आप बहुत ही ध्यान से तैयार करें। और इसके बाद जो बच गए अवशिष्ट पाठ, मंगलम, अलस कथा, नीति श्लोका, कर्मवीर कथा, व्याघ्रपथिक कथा और शास्त्रकारा, तो क्या इन पाठों को छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं, इन्हें भी आप एक नज़र अवश्य देखेंगे और दिमाग में बिठा के रखेंगे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस पाठ से होंगे ये कहना मुश्किल है। इसलिए जो पाठ हैं आपके महत्वपूर्ण को तो ध्यान से देखना ही है, इन्हें भी सरसरी नज़र से अवश्य देखना है। पाठ पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं करना है, निरंतर उसको अभ्यास करते रहना है। तो ये आपके प्रश्न पत्रों के प्रारूप एवं कितने तरह के, किस प्रकार के, कौन से प्रश्न होते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, इन सभी पे हमने अभी चर्चा किया। तो हमने प्रश्न पत्र के प्रारूप को देखा, अंकों का विभाजन देखा, प्रश्न कितने प्रकार के होंगे वो देखा, और उसके बाद महत्वपूर्ण पाठ को भी देख लिया। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको करना चाहिए वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो करने योग्य कार्य हैं आपके। सबसे पहले मानसिक स्वस्थता परम आवश्यक है, जिसके लिए आपको निर्धारित समयावधि की नींद अवश्य लेनी चाहिए, जो कि 6 से 8 घंटे निर्धारित है, वो अवश्य लेना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं रात रात भर जगकर और तब पढ़ाई करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा पॉइंट देखें, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। इसके लिए आपको प्राणायाम एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक रखें एवं मन से प्रसन्न रहें। मन में नकारात्मक भाव को आने ही नहीं देना है। और उससे आगे बढ़ते हैं, पाठों को क्रमवार याद रखने का प्रयास करें। उसके बाद फिर सभी पाठों का सारांश लिखित रूप से तैयार कर लें आप, तभी आप पाठ को अच्छे से समझ सकेंगे और सभी प्रश्नों का हल कर सकेंगे। लिखावट आपकी कैसी होनी चाहिए, तो वो सुंदर एवं स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि जो मूल्यांकन होता है वो आपके लिखावट से होता है। वो अगर स्पष्ट होगा तो आपको अंक अवश्य ही प्राप्त होंगे। अगर आपकी लिखावट ही नहीं अच्छी होगी तो वहाँ जो परीक्षक जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके द्वारा दिए गए सही उत्तर को भी अनदेखा कर देते हैं। इसलिए लिखावट तो आपकी सुंदर और स्पष्ट होनी ही चाहिए। उसके आगे व्याकरणिक शुद्धता पर ध्यान देना है। फिर परीक्षा अवधि में प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार अवश्य पढ़ें। उसके आगे बढ़े हम, प्रश्नों का उत्तर क्रमवार देने का ही प्रयास करें, या जिस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं उसका सही अंक अवश्य निर्देशित करें। ये परम आवश्यक है। नहीं तो कभी कभी बच्चे लिखते हैं प्रश्न संख्या 9 का उत्तर, और प्रश्न संख्या 9 का उत्तर कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे 9 न लिखकर वहाँ 12 नंबर 5 नंबर ऐसे लिख देते हैं। तो इससे उनको परीक्षक को असुविधा भी होती है। इसके आगे बढ़ें, OMR उत्तर पत्रक को काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से, कलम से धैर्यपूर्वक भरना चाहिए। इसमें धैर्य अवश्य रखें, जल्दबाजी में आपका काम भी खराब हो सकता है, इसलिए शीघ्रता से बचना है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, तो बिहार बोर्ड के द्वारा जो प्रदत्त मॉडल पेपर है उसका निरंतर आप अभ्यास करते रहें। अब आपके पास समय बहुत ही कम है, अवशिष्ट समय बहुत ही शेष रह गया है, इसलिए जितना समय है उतना ही में ही आपको अभ्यास करते रहना है। सेंटअप के प्रश्नों का भी अभ्यास करें और सबसे अंत में पाठों की पुनरावृत्ति अवश्य करें। तो ये तो बात हो गई आपके करने योग्य। और जो आपको नहीं करना है वो कौन से बातें हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो अब बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण कार्य जो आपको नहीं करने हैं। वो क्या कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, तो परीक्षा के लिए चिंतित ना हो एवं किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव न रखें, समय का दुरुपयोग ना करें और रात्रि में ज़्यादा देर तक अध्ययन ना करें। उत्तर पत्रक में व्हाइटनर, ब्लेड, नाखून या तरल पदार्थ आदि का प्रयोग नहीं करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपका उत्तर पत्रक मशीन नहीं ले पाएगा और आपको हो सकता है अंकों में
अंकों पे उसका प्रभाव पड़े। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लेकर परीक्षा कक्ष में न जाएं। गलती होने पर शब्दों को केवल एक लाइन से काटें, न कि अत्यधिक बार काटने की गलती करें। यथा जैसे मैंने बताया है कि एक सिंगल लाइन से उसको आपको काटना है, न कि बहुत से बच्चों की आदत होती है उसको घिस घिस के एकदम काट के रख देते हैं। तो परीक्षा से संबंधित हमने जितनी भी आवश्यक जानकारियाँ थीं उसे हमने आपस में बांट ली। तो अब तो पूरी तरह से ये आश्वस्त हो जाना है कि आप परीक्षा में कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं करने वाले हैं और आप कम समय में समय का समायोजन आपको करना है और निर्धारित समय में आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं आए तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे टच अवश्य करेंगे क्योंकि एक दो वाक्य भी अगर लिख देते हैं तो आपको उसके अंक दिए जाते हैं, लेकिन जब आपने प्रश्न को छुआ ही नहीं तो उसके लिए अंक आपको नहीं दिए जाते हैं। इसलिए इन बातों का ख्याल अवश्य रखेंगे कि किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और जितनी भी आपको मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई इन सभी का आप अनुपालन करेंगे और अधिक से अधिक बस प्रयास करें, लिखने का प्रयास करते रहें और आगामी जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसके लिए आप अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार रखें, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।